दोस्तों, समंदर की सतह आज शांत जरूर दिख रही है, लेकिन उसके नीचे भूचाल उठ चुका है। एक ऐसा भूचाल जिसने सिर्फ लहरों को नहीं, बल्कि दुनिया की ताकतों के संतुलन को भी हिला दिया है। जब भारत के जहाजों पर निशाना साधने की कोशिश हुई, तब यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह भारत की संप्रभुता, उसकी ताकत और उसके धैर्य की परीक्षा थी। लेकिन 2026 का भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, वो खेल ही बदल देता है। दोस्तों, होर्मुज में 2 भारतीय जहाजों को निशाना बनाए जाने के बाद अब वहां सब कुछ बदल चुका है। होर्मुज की उन लहरों पर आज भारत ने कुछ ऐसा किया है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें रोक दी हैं। ये शब्द केवल एक कप्तान के नहीं थे, बल्कि उन 2500 भारतीयों की पुकार थी जो आज समंदर के बीचों बीच अनिश्चितता के साए में खड़े हैं। क्या आपको लगता है कि भारत के बढ़ते कदमों को कोई इस तरह रोक लेगा? क्या आपको लगता है कि 2026 का यह नया भारत अपनी संपत्ति और अपने लोगों को इस तरह संकट में छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। जैसे ही होर्मुज के द्वार पर हमारे जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश हुई, दिल्ली के गलियारों से एक ही संदेश निकला, अच्छा नहीं किया। और इसी एक संदेश के साथ समंदर के सीने पर भारत की शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत अपनी पूरी ताकत के साथ निकल पड़ा। आज सवाल केवल व्यापार का नहीं है, आज सवाल आत्मसम्मान का है। कल की घटना के बाद पूरी दुनिया में भारत के सम्मान को जो ठेस पहुंची है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। आज समंदर के उस रणनीतिक रास्ते पर भारतीय नौसेना ने जो चक्रव्यूह रचा है, उसने विरोधी खेमे में हलचल मचा दी है। आखिर क्या हुआ था उस रात? क्यों हमारे जहाजों को वापस मुड़ने का आदेश देना पड़ा? और सबसे बड़ी बात, जब आईएनएस विक्रांत और इसके विमानों की गर्जना होर्मुज के आसमान में गूंजी, तो वहां के समीकरण कैसे बदल गए? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको उस सच्चाई से रूबरू कराएंगे जो दुनिया के बड़े न्यूज पोर्टल आपसे छिपा रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस साहस की, उस कूटनीति की और उस अटूट संकल्प की जो केवल एक ही बात कहता है, अब होगा असली हिसाब। जब होर्मुज की लहरों से वो व्यथित कर देने वाला संदेश दिल्ली पहुंचा, तो देश के नेतृत्व के सामने केवल 2 रास्ते थे। या तो कूटनीति की मेज पर बैठकर लंबी चर्चा की जाए, या फिर अपनी रक्षात्मक शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया जाए जिसे दुनिया युगों तक याद रखे। भारत ने वह रास्ता चुना जो एक उभरती हुई महाशक्ति के लिए अनिवार्य था। जैसे ही आदेश जारी हुआ, अरब सागर के बीचों बीच तैनात भारत का गौरव आईएनएस विक्रांत एक नई दिशा की ओर मुड़ गया। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन समुद्र रक्षक। यह केवल एक मिशन नहीं था, बल्कि उन हजारों भारतीयों को दिया गया वचन था कि उनकी सुरक्षा के लिए भारत का यह तैरता हुआ किला अब ढाल बनकर खड़ा है। सोचिए उस दृश्य को, जब रडार की स्क्रीन पर एक विशालकाय आकृति उभरी और होर्मुज की निगरानी करने वाले तंत्र में खलबली मच गई। विक्रांत अकेला नहीं था, इसके साथ चल रहे अत्याधुनिक विध्वंसक जहाजों ने अपनी रडार प्रणालियों को पूरी तरह सक्रिय कर दिया था, जिससे उस पूरे क्षेत्र की हर छोटी से छोटी हलचल अब दिल्ली में लाइव देखी जा रही थी। यह पहली बार था जब भारतीय नौसेना ने इतनी सघनता के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विक्रांत के डेक पर खड़े मिग 29 के विमानों के पायलटों की आंखों में चमक थी, जो केवल अपने देश की सेवा के संकल्प से आती है। वे केवल उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि वे उस अदृश्य दीवार को ढाने के लिए तैयार थे जो हमारे व्यापारिक जहाजों के सामने खड़ी कर दी गई थी। लेकिन विक्रांत की यह मौजूदगी केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं थी, यह कूटनीतिक शतरंज की बिसात थी। विक्रांत ने अपनी पोजीशन ऐसी जगह चुनी जहां से वह होर्मुज के संकरे गले पर पूरी नजर रख सके। वहां मौजूद अन्य विदेशी नौसेनाओं के लिए यह स्पष्ट संदेश था, भारत के हितों को छूना अब नामुमकिन है। समुद्र की उन खारी लहरों पर आज एक नई इबारत लिखी जा रही थी, जहां एक तरफ भारतीय मालवाहक जहाजों के नाविक उम्मीद से विक्रांत की ओर देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो ताकतें जो भारत की प्रगति को थामना चाहती थीं, अब अपनी अगली चाल चलने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर थीं। आखिर क्या था विक्रांत का वह गुप्त सुरक्षा घेरा, और कैसे बिना एक भी शब्द कहे भारतीय नौसेना ने उस पूरे क्षेत्र के दबाव को अपने पक्ष में कर लिया? दोस्तों, आगे जो सच मैं आपको बताने वाला हूं, उसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, क्या आपको नहीं लगता कि जब हमारे देश के वीर जवान समंदर की उन खौफनाक लहरों के बीच हमारे नागरिकों के लिए दीवार बनकर खड़े हैं, तो उनके सम्मान में इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है? आपका एक लाइक उन बहादुरों के लिए हमारी एकजुटता का प्रमाण है। और हां, अगर आप भी उन स्वाभिमानी भारतीयों में से हैं जो मानते हैं कि भारत की तरक्की को रोकने वाली हर साजिश का जवाब अब ईंट से नहीं बल्कि पत्थर से दिया जाना चाहिए, तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए। आपकी यह गूंज आज उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो समझते हैं कि भारत को दबाया जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही अनसुनी और सच्ची खबरें देखना चाहते हैं,
जो मुख्यधारा की मीडिया से छिपाई जा रही हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहां हम खबर नहीं हकीकत दिखाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं उस डरावने खुलासे की ओर। आखिर उन जहाजों के साथ समुद्र के बीच में क्या खेल खेला गया। तारीख 18 अप्रैल, समय दोपहर के करीब, जब दुनिया की नजरें व्यापारिक आंकड़ों पर थीं, तब हॉर्मुज के संकरे जलमार्ग में भारत के गौरव पर एक ऐसी चोट की गई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सनमार हेराल्ड ये केवल एक नाम नहीं है, ये उस भारतीय संकल्प का गवाह है जिसने उस दोपहर समंदर के बीचों बीच उस अप्रत्याशित घटना का सामना किया। सोचिए उस कप्तान की मानसिक स्थिति जिसने कुछ ही मिनट पहले आधिकारिक अनुमति ली थी, लेकिन अचानक उसे अपनी दिशा बदलने पर मजबूर किया गया। वह केवल एक जहाज नहीं था, उसके साथ 24 अन्य भारतीय मालवाहक जहाजों का एक पूरा बेड़ा था। करोड़ों डॉलर का ईंधन, देश की ऊर्जा सुरक्षा और सबसे बढ़कर 2300 भारतीयों का जीवन, सब कुछ एक पल में दांव पर लग गया। लेकिन जो हुआ वह केवल भौतिक प्रहार नहीं था, वह एक अत्याधुनिक तकनीकी घेराबंदी थी। हमारे नाविकों ने रिपोर्ट किया कि अचानक उनके नेविगेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। जीपीएस की स्क्रीन पर जहाजों की स्थिति गायब होने लगी। इसे तकनीकी भाषा में इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकआउट कहा जाता है, यानी बिना किसी को बताए हमारे जहाजों को समुद्र के बीच में अंधा करने की कोशिश की गई। यह कोई साधारण चूक नहीं थी, यह एक सुनियोजित रणनीति थी ताकि भारतीय जहाजों में भ्रम पैदा हो और वे किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाएं। लेकिन वहां मौजूद भारतीय अधिकारियों के धैर्य और कौशल ने स्थिति को संभाल लिया। जब संचार के सारे आधुनिक रास्ते बंद कर दिए गए, तब हमारे नाविकों ने पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल कर एक दूसरे से संपर्क बनाए रखा। इस प्रहार के बाद जो सवाल खड़े हुए, उन्होंने दिल्ली के सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। क्या यह प्रहार केवल एक चेतावनी थी, या फिर यह भारत की उस बढ़ती आर्थिक शक्ति को रोकने का प्रयास था जो अब किसी के दबाव में नहीं आती। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस सटीकता के साथ हमारे जहाजों के संचार तंत्र को निशाना बनाया गया, वह किसी छोटी शक्ति का काम नहीं हो सकता। समुद्र के उस संकरे रास्ते पर उस दिन केवल बारूद की गंध नहीं थी, बल्कि वहां एक संदेश छिपा था, एक ऐसा संदेश जो भारत की ऊर्जा सप्लाई चेन को तोड़ना चाहता था। लेकिन उन ताकतों को यह अंदाजा नहीं था कि भारतीय जहाजों के पीछे जो शक्ति खड़ी है, वह अब मूक दर्शक बनकर नहीं रहेगी। जैसे ही सनमार हेराल्ड पर उस प्रहार की खबर आईएनएस विक्रांत तक पहुंची, समुद्र की लहरों का मिजाज बदल गया। अब यह केवल रक्षा का मामला नहीं था, अब मामला था उस साहस का जवाब देने का जिसने तिरंगे की गरिमा को चुनौती दी थी। आखिर कौन था उस अदृश्य जैमिंग के पीछे, और क्यों भारतीय जहाजों को ही इस विशेष अभियान के लिए चुना गया? इन सवालों के जवाब अब समंदर की गहराई से निकलकर सतह पर आने वाले थे। जब समुद्र की लहरों से उठती हुई तनाव की चिंगारी भारत की राजधानी दिल्ली पहुंची, तो यहां का तापमान अचानक बढ़ गया। यह वह समय था जब शब्दों से ज्यादा इरादों की अहमियत थी। जैसे ही विदेश मंत्रालय के पास उन 25 जहाजों और 2300 भारतीयों पर आए संकट की विस्तृत रिपोर्ट पहुंची, भारत ने अपनी कूटनीतिक मेज पर वह तेवर दिखाए जो हाल के दशकों में नहीं देखे गए थे। बिना किसी देरी के ईरान के राजदूत को आपातकालीन संदेश भेजकर तलब किया गया। आमतौर पर कूटनीति में तलब करना एक औपचारिक प्रक्रिया होती है, लेकिन उस शाम साउथ ब्लॉक की दीवारों के पीछे जो हुआ वह औपचारिकता से बहुत परे था। सूत्रों के अनुसार भारत का रुख इतना कड़ा था कि सामने वाले खेमे को सफाई देने का मौका तक नहीं मिला। भारत ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया, हमारे नागरिकों की सुरक्षा और हमारे जहाजों की गरिमा के साथ कोई भी समझौता असंभव है। भारत ने केवल स्पष्टीकरण नहीं मांगा, बल्कि उन सभी तकनीकी डेटा और आदेशों की मांग की जिनकी वजह से भारतीय बेड़े को निशाना बनाया गया। यह केवल एक द्विपक्षीय बातचीत नहीं थी, यह 2026 के उस भारत का संदेश था जो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर गर्व करता है। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि अगर हॉर्मुज जैसे अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर भारतीय तिरंगे का सम्मान सुनिश्चित नहीं किया गया, तो भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाने से पीछे नहीं हटेगा। पूरी दुनिया की मीडिया इस बैठक पर नजर गड़ाए बैठी थी। वैश्विक न्यूज एजेंसियों ने रिपोर्ट किया कि भारत ने ईरान को अपनी अंतिम चेतावनी दे दी है। भारत का तर्क साफ था, अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार किसी भी व्यापारिक बेड़े को इस तरह असुरक्षित नहीं किया जा सकता। लेकिन इस कूटनीतिक गर्माहट के पीछे एक और बड़ा रहस्य छिपा था। क्या यह केवल एक सुरक्षा चूक थी, या फिर दिल्ली को कुछ ऐसा पता चल गया था जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ था? जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, यह साफ होता जा रहा था कि भारत अब केवल मेज पर बातचीत नहीं करेगा। राजदूत की उस पेशी के ठीक बाद विक्रांत को नए और निर्णायक निर्देश भेजे गए। दिल्ली में संकेत दे दिए गए थे कि अगर बातचीत से रास्ता नहीं निकला तो समंदर की लहरें खुद अपना न्याय करेंगी।
अब दुनिया की सांसें थमी हुई थीं, क्योंकि हॉर्मुज के द्वार पर एक तरफ कूटनीति की मेज सजी थी और दूसरी तरफ भारत की नौसैनिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक अपनी पोजीशन ले चुका था। अब सवाल यह नहीं था कि क्या होगा देश काट के दुनिया की सांसें, सवाल यह था कि भारत का अगला कदम उस क्षेत्र की तस्वीर को कैसे बदल देगा। जब दिल्ली में कूटनीति की बिसात बिछी थी और आईएनएस विक्रांत अपनी पोजीशन ले रहा था, उस वक्त उन 25 जहाजों पर क्या गुजर रही थी। कल्पना कीजिए उन 2300 भारतीय नाविकों की जो अपने घर से हजारों मील दूर समंदर के उस हिस्से में फंसे थे जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक मोड़ कहा जाता है। वहां समय जैसे रुक गया था। जहाजों के इंजन शांत थे, संचार के साधन सीमित थे और चारों तरफ केवल अनिश्चितता का पहरा था। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी उन नाविकों ने जो दिखाया वह भारतीय चरित्र का असली परिचय है। जब चारों तरफ से घेराबंदी की खबरें आ रही थीं, तब भी उन जहाजों के डेक पर घबराहट नहीं बल्कि एक अटूट अनुशासन था। भोजन और पानी की आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ रही थीं। समुद्र के बीच में संसाधन सीमित होते हैं और जब रास्ता बंद हो तो हर बीतता घंटा एक बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन इन नाविकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने आपस में राशन का बंटवारा किया और यह सुनिश्चित किया कि बेड़े का कोई भी सदस्य खुद को अकेला महसूस न करे। उन नाविकों के परिवारों के लिए यह समय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। भारत के कोने कोने में, केरल से लेकर पंजाब तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक हजारों घरों में दुआओं का दौर जारी था। लेकिन उन परिवारों का अटूट विश्वास केवल एक ही शक्ति पर था, भारत की सेना और भारत की सरकार। उन्हें पता था कि जब तक तिरंगा उन जहाजों पर लहरा रहा है, भारत उन्हें वापस लाने के लिए समंदर की गहराई और आसमान की ऊंचाई एक कर देगा। नाविकों ने रिपोर्ट किया कि अंधेरी रातों में जब वे ऊपर आसमान की ओर देखते थे तो उन्हें कुछ विशेष प्रकाश दिखाई देते थे। ये भारत के अत्याधुनिक टोही विमानों के संकेत थे जो निरंतर उन पर नजर बनाए हुए थे। यह एहसास कि देश उन्हें देख रहा है उन्हें वह मानसिक शक्ति दे रहा था जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। यह केवल एक व्यापारिक बेड़ा नहीं रह गया था, यह भारत के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतीक बन चुका था। ईरान की नौसेना के साथ वह आमने सामने की स्थिति, जहां फासला केवल कुछ 100 मीटर का था, वहां भी भारतीय कप्तानों ने जिस धैर्य और संयम का परिचय दिया उसने वैश्विक समुद्री समुदाय को हैरान कर दिया। बिना उकसावे के डटे रहना और अपनी संप्रभुता पर अडिग रहना, यही वह संकल्प था जिसने उन 2300 भारतीयों को एक सूत्र में बांध रखा था। अब सवाल यह था कि यह गतिरोध कब तक चलेगा। क्या उन नाविकों का धैर्य रंग लाएगा या फिर समंदर की लहरें किसी और बड़े तूफान की गवाह बनेंगी। दिल्ली की चुप्पी और विक्रांत की बढ़ती सक्रियता अब एक बड़े परिणाम की ओर इशारा कर रही थी। घड़ी की सुइयां अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी थीं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली से कूटनीतिक संदेश जा चुके थे, राजदूत को चेतावनी दी जा चुकी थी और अब समय था क्रियान्वयन का। हॉर्मुज की लहरों पर एक ऐसा दृश्य उभरा जिसने अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आईएनएस विक्रांत, जो अब तक केवल एक ढाल की तरह खड़ा था, उसने अपनी पोजीशन बदलनी शुरू कर दी। यह केवल एक युद्धाभ्यास नहीं था, यह एक स्पष्ट अल्टीमेटम था। भारतीय नौसेना ने उस क्षेत्र में एक ऐसी कतार बनाई कि वहां से गुजरने वाले हर एक विदेशी रडार को यह संदेश मिल गया कि अब भारत और अधिक प्रतीक्षा करने के मूड में नहीं है। इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन जब बात हमारे नागरिकों के जीवन की आती है तो भारत का धैर्य एक चट्टान की तरह मजबूत और हिमालय की तरह अटल हो जाता है। विक्रांत की तोपों का रुख और उसके डेक पर मौजूद अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों का सक्रिय होना इस बात का प्रमाण था कि असली हिसाब शुरू हो चुका है। यह समझना जरूरी है कि यह स्थिति कितनी गंभीर थी। एक तरफ ईरान की पूरी सैन्य शक्ति थी और दूसरी तरफ भारत का वह बेड़ा जिसका नेतृत्व विक्रांत कर रहा था। लेकिन भारत की शक्ति केवल इरादों में नहीं थी बल्कि उस सत्य में थी जो हमारे साथ था। अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर निर्विघ्न व्यापार का अधिकार हर राष्ट्र का है और भारत उसी अधिकार की रक्षा कर रहा था। आज पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे एक राष्ट्र अपने लोगों के लिए खड़ा होता है। यह घटना केवल हॉर्मुज के बारे में नहीं है, यह आने वाले दशकों के उस नए वैश्विक क्रम के बारे में है जहां भारत की सहमति के बिना समंदर की एक लहर भी नहीं हिलेगी। उन 2300 नाविकों की आंखों में जो उम्मीद की किरण थी वह अब एक विश्वास में बदल चुकी थी, क्योंकि उनके सामने तिरंगे की वह विशाल छाया खड़ी थी जो कभी पीछे नहीं हटती। दोस्तों, आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं वहां से एक बात साफ है, अच्छा नहीं किया ईरान। भारत ने अपनी दोस्ती निभाई है, लेकिन उस दोस्ती को कमजोरी समझने की भूल अब किसी को महंगी पड़ सकती है। होर्मुज का यह महासंकट हमें एक बहुत बड़ा सबक दे रहा है। क्या हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अब भी इन पुराने रास्तों पर निर्भर रहना चाहिए, या फिर समय आ गया है कि हम अपनी पूरी ताकत अपने स्वदेशी संसाधनों और परमाणु ऊर्जा मिशन की ओर मोड़ दें?
उसे खाड़ी के तेल, अमेरिकी गैस या किसी भी विदेशी आयात की जरूरत नहीं रहेगी। भारत एक एनर्जी सरप्लस राष्ट्र बन जाएगा, जिसका मतलब है कि भारत न केवल अपनी बिजली की जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि पूरी दुनिया को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा निर्यात करने लगेगा। यह वह भविष्य है जिससे पश्चिमी देश और पाक बुरी तरह डरे हुए हैं। होर्मुज का यह संकट दरअसल उस भारतीय ऊर्जा क्रांति को दबाने की एक कोशिश है जो भारत को अगले 10 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना देगी। भारत की जवाबी रणनीति अब केवल समुद्र तक सीमित नहीं है। दिल्ली ने संकेत दे दिए हैं कि यदि पारंपरिक ऊर्जा रास्तों को रोका गया तो भारत अपने परमाणु ऊर्जा मिशन की रफ्तार को 10 गुना बढ़ा देगा। यह भारत का वह ब्रह्मास्त्र है जिसका तोड़ फिलहाल किसी भी महाशक्ति के पास नहीं है। अमेरिका को अब यह समझ में आ रहा है कि पाक के उकसावे में आकर उसने भारत जैसे मजबूत साथी के साथ जो व्यवहार किया है, उसका खामियाजा उसे भविष्य के बड़े रक्षा सौदों में भुगतना पड़ सकता है। जब हॉर्मुज में भारत और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर था, तभी क्रेमलिन से आए एक संदेश ने वाशिंगटन की नींद उड़ा दी। रूस, जो भारत का समय की कसौटी पर परखा हुआ मित्र है, उसने स्पष्ट कर दिया कि वह भारत की समुद्री संप्रभुता के खिलाफ किसी भी गतिविधि को चुपचाप नहीं देखेगा। पुतिन ने संकेत दिए कि यदि भारतीय जहाजों के लिए रास्ते बंद किए जाते हैं तो रूस उत्तरी समुद्री मार्ग के जरिए भारत को ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने परमाणु संचालित आइस ब्रेकर जहाजों को तैनात कर सकता है। यह अमेरिका के लिए एक बड़ी कूटनीतिक हार थी, क्योंकि जिस पाक के भरोसे वह भारत को घेरने चला था, उसी ने रूस को दक्षिण एशिया में और अधिक सक्रिय होने का मौका दे दिया। लेकिन इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक खिलाड़ी चीन है, जो दूर बैठकर इस तमाशे का आनंद ले रहा है। चीन ने संकट का फायदा उठाते हुए पाक के जरिए अपनी बिसात बिछाई है। बीजिंग यह अच्छी तरह जानता है कि यदि भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार आती है तो क्वाड जैसा संगठन कमजोर पड़ जाएगा, जिससे दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी को कोई रोकने वाला नहीं बचेगा। चीन ने पाक को निर्देश दिए हैं कि वह अमेरिका को इस बात के लिए उकसाता रहे कि भारत रूस के साथ मिलकर एक नया वैश्विक ब्लॉक बना रहा है। पाक, जो इस समय चीन के कर्ज के तले दबा हुआ है, उसने अमेरिका के सामने एक और झूठ परोसा। उसने दावा किया कि भारत हॉर्मुज के रास्ते जो मान ले जा रहा है वह वास्तव में रूसी रक्षा उपकरणों की गुप्त सप्लाई है। अमेरिका ने इस पर विश्वास किया और इसी कारण विक्रांत का रास्ता रोकने की हिमाकत की। यह चीन की वह प्रॉक्सी वॉर थी जिसमें उसने पाक का उपयोग करके भारत की ऊर्जा और सैन्य शक्ति को एक साथ चुनौती देने की कोशिश की। चीन का मकसद साफ है, भारत को इतना कमजोर कर देना कि वह हिमालय की सीमाओं पर चीन के बढ़ते अतिक्रमण का जवाब न दे सके। भारत के पास अब दो मोर्चों पर लड़ने की चुनौती थी। एक तरफ समुद्र में अमेरिका की घेराबंदी और दूसरी तरफ कूटनीति के गलियारों में पाक चीन की जुगलबंदी। लेकिन यहां भारत की एक्ट ईस्ट और एक्ट वेस्ट नीतियों का असली परीक्षण हुआ। भारत ने ईरान को यह भरोसा दिलाया कि वह किसी भी देश के प्रभाव में आकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से समझौता नहीं करेगा। भारत ने ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट के इस्तेमाल को और तेज करने की बात कही, जिसने पाक के ग्वादर पोर्ट की अहमियत को शून्य कर दिया। पाक की मध्यस्थता अब उसी के गले की हड्डी बन गई है। उसने सोचा था कि वह अमेरिका का पसंदीदा बनकर भारत को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन भारत के कड़े रुख और रूस के समर्थन ने पाक को दुनिया के सामने एक अस्थिर कारक के रूप में पेश कर दिया है। चीन की चाल भी अब उलटी पड़ती दिख रही है, क्योंकि भारत ने हिंद महासागर में अपनी गश्त बढ़ा दी है, जिससे चीनी मालवाहक जहाजों के लिए भी अनिश्चितता पैदा हो गई है। यह वो समय है जब भारत ने साबित किया है कि उसे घेरा जा सकता है, लेकिन उसे घुटनों पर नहीं लाया जा सकता। होर्मुज की लहरों पर कई दिनों तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे का अंत वैसा नहीं हुआ जैसा पाक और चीन ने सोचा था। भारत की अदम्य इच्छा शक्ति और विक्रांत की समुद्र में डटी हुई मौजूदगी ने वाशिंगटन को अपनी गलती सुधारने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के भीतर भी इस बात को लेकर विद्रोह जैसी स्थिति बन गई थी कि एक विश्वसनीय दोस्त और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के जहाज को रोकना रणनीतिक रूप से आत्मघाती है। अंततः अमेरिका को अपनी नौसैनिक दीवार हटानी पड़ी और भारतीय मालवाहक जहाजों के लिए रास्ता साफ करना पड़ा। इस घटना ने पूरी दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दे दिया है। वह संदेश यह है कि 2026 का भारत अब किसी भी बाहरी दबाव या प्रॉक्सी कूटनीति के आगे झुकने वाला नहीं है। पाक की वह मध्यस्थता, जिसे वह अपनी सबसे बड़ी जीत मान रहा था, अंत में उसकी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का कारण बनी। पाक ने भारत को रोकने के लिए अपनी जो भी साख बची थी उसे दांव पर लगा दिया, लेकिन परिणाम यह हुआ कि अब अमेरिका भी उसे एक अविश्वसनीय पार्टनर के रूप में देखने लगा है। होर्मुज में फंसे हुए 25 जहाज और 2300 भारतीय नाविक अब सुरक्षित रूप से भारत के तटों की ओर बढ़ रहे हैं। यह जीत केवल उन जहाजों की नहीं है, बल्कि भारत की उस दूरगामी सोच की है जिसने संकट के समय भी संयम और साहस का संतुलन बनाए रखा।
भारत ने साबित कर दिया कि चाहे चीन की साजिश हो या पाक का छल, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए समंदर को भी चुनौती दे सकता है। अब दुनिया जान चुकी है कि भारत केवल एक बाजार नहीं बल्कि एक ऐसी समुद्री महाशक्ति है जिसके बिना हिंद महासागर और खाड़ी देशों में शांति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आने वाले समय में यह संकट भारत के थोरियम मिशन को और अधिक गति देगा। अब भारत को समझ आ गया है कि आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह से परमाणु ऊर्जा और थोरियम पर शिफ्ट हो जाना चाहिए? क्या अमेरिका पर अब भी भरोसा किया जा सकता है या हमें रूस के साथ अपनी दोस्ती को एक नए स्तर पर ले जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी एक राय हमारे लिए और देश के नीति निर्धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण और हमारी मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो भारत की सुरक्षा और भविष्य की चिंता करता है। ऐसी ही गहरी और अनसुनी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली बड़ी खबर आपसे मिस ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत।